पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो। डा साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं, मैं ही रोके हुए था अब तक। माना थोड़ी बहुत ज्यादतियां की उसने, पर क्या करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुक्म आता, उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। वैसे आदमी तो अच्छा ही था। आगजनी वाले मामले में वाक्य पूरा नहीं करने दिया दास साहब ने। बीच में ही बोले, क्या करें, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। यह ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है, तो प्रमोट हो रहे हैं डीआई जी। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। लखन के मन में एक क्षण को कुछ कौधा। वो भूल ही गया कि अभी अभी दास साहब से फटकार खा चुका है। उमक कर बोला, तब तो आप बुलाकर इशारा। लखन। एक सर्द सख्त सी आवाज निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुककर फिर सहज हो आए दास साहब। पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मुझसे ये सब होगा नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं, तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वर गहरी हताशा में डूबा हुआ था। ठीक है, फंसे जोरावर। मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो भाई, जब से एक ही बात पीसे जा रहे हो। भला बताओ, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला? वो कानून का मामला था। लोगों ने गवाही नहीं दी, पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी, तो कैसे कुछ होगा? आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दास साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वो जानता है उस हिसाब से वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से, जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यदि नहीं है तो उसे कुछ बताते क्यों नहीं? उनके चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठ गए। बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा। अच्छी बात नहीं है ये। लखन के भीतर की बेचैनी और घबराहट को भांपकर स्नेहिल नजरों से उसे सहलाया दा साहब ने। क्या जवाब दे लखन सिंह इस बात का? भीतर ही भीतर मन सुलग रहा है उसका गुस्से से। डा साहब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए और जो इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठे रहे तो निश्चय ही हार भी जाएंगे। तब देखूंगा, उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। सुकुल बाबू को कौन नहीं जानता? जब तक इनका पटड़ा नहीं बिठा देंगे, न खुद एक दिन चैन से रहेंगे, न इन्हें ही रहने देंगे। दास साहब को क्यों नहीं ये खतरा नजर आ रहा? मेरा हारना चाहे अहमियत न रखता हो, सुकुल बाबू का जीतना जरूर अहमियत रखता है, और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट बड़ी आसानी से ले जाएंगे सुकुल बाबू। आप खुद सोच लीजिए। पर इस खतरे से भी विचलित नहीं हुए दास साहब। अगर जनता को विश्वास है सुकुल बाबू पर और वो उन्हें अपना वोट देती है तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। ये सुकुल बाबू का नहीं, जनता की राय का स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए। ठीक है, तब फिर। लखन सिंह ने अधीरता और आवेश में दास साहब के वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा ही छोड़ दिया। दास साहब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज को स्नेह से सींचकर समझाते हुए बोले, देखो भाई, मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ, बस। फल पर दृष्टि ही मत रखो। फिर एक क्षण ठहरकर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। लखन सिंह का मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसा वजनी जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाए गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय तौबा मचा रखी थी। जीत गए तो अब गीता सूझ रही है, पर जबत कर गया। ढिठाई भले ही कर ले, अशिष्टता करने की हिम्मत आज भी नहीं है। एकाएक उसने देखा, दास साहब की नजरें उसी के चेहरे पर टिकी हुई हैं। भीतर ही भीतर सहम गया वो इस नजर से। कई बार उसने महसूस किया है कि उनके चश्मे के भीतर कोई खास लेंस लगा है, आदमी के भीतर तक का सब कुछ देख समझ लेते हैं। एक लंबी हुंकार के साथ दास साहब ने अपनी नजर फिर शून्य में गड़ा दी और फिर जैसे वहीं से कोई मुद्दा खींच कर लाए हो। सुकुल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है, तो ऐसा करो कि 4-5 दिन बाद अपनी भी एक मीटिंग रख लो। बात करेंगे गांव वालों से। वैसे भी एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। बिसू के माँ बाप को भी तो तसल्ली देनी चाहिए। बेचारे। आप जाएंगे? जरूर जाइए, बहुत असर होगा आपके जाने का। यूं भी चुनाव के बाद एक बार भी जाना नहीं हो सका आपका। एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखन सिंह, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ याद आ गया हो, ठंडे स्वर में बोला, बस एक ही डर है। सुकुल बाबू के बाद वहां जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देख कर आया हूँ, बहुत तनाव है गांव में। यूं भी अब गांव वाले इतने मूर्ख नहीं रह गए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कितने बरसों की साधना का परिणाम है ये कि हमारे गांव वाले चेते। यही तो सपना था बापू का। और आंखें मूंद कर दास साहब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए।
खिसियाया हुआ सा लखन टुकुर टुकुर मुंह ताकता रहा दा साहब का कि कब दा साहब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले। जो भी है, निर्भर तो अंत तक उन्हीं पर करना है। आंख खोलकर दास साहब ने घड़ी देखी, 9 बज गए। अच्छा तो तुम पांडे को बोल दो, मीटिंग की तैयारी करवाएं। होशियार आदमी है, स्थिति संभालना जानता है। फिर उठते हुए बोले, जैसे अचानक याद आ गया हो, और हाँ, जाओ तो जरा मशाल के दफ्तर होते जाना। दत्ता बाबू ही नाम है न संपादक का? कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा था, पर कहाँ था उन दिनों समय? कहना, अब समय लेकर मिल ले किसी दिन मुझसे। फिर पास आए और बड़े स्नेह से लखन की पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन, आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे साथ चलना है तो भाई, जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए। समझे? दास साहब ये बात केवल कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनकी हर बात और हर काम में जबरदस्त ठहराव है। और इस ठहराव की वजह से ही वे शायद कुर्सी पर भी ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों ने और उनके अपने दल के असंतुष्ट लोगों ने जैसी जैसी तिकड़में की है, कभी की कलामुंडी खा गए होते। 3. शहर का दूसरा महत्वपूर्ण कोना सुकुल बाबू का निवास स्थान। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू इस प्रांत के, बिना किसी बाधा व्यवधान के। एक छत्र राज था उनका। कभी सोचा ही नहीं था कि 10 वर्ष की लंबी अवधि ने जिस राज की नींव को एकदम पुख्ता कर दिया था, वो एक झटके से ऐसे उखड़ जाएगा जैसे कोई जड़ें ही न हो उसकी। पर होनी बड़ी बलवान, यूं सुकुल बाबू भी कम बलवान नहीं। सचमुच ऊंची चीज है। प्रांत के लोग दा साहब के पासंग पर रखते हैं सुकुल बाबू को। वैसे दा साहब की किसी भी बात से कोई समानता नहीं है सुकुल बाबू की। सांवला रंग, नाटा कद, थोड़ा थुलथुल शरीर, दा साहब की तरह सौम्य सैयद भी नहीं। सुरा सुंदरी से किसी तरह का कोई परहेज नहीं, बल्कि कहना चाहिए अनुरागी है दोनों के। जग के सकल पदार्थ न पाने वाले कर्महीनों में अपने को वे शुमार नहीं करवाना चाहते। मस्त फक्कड़ हैं एकदम। निजी दोस्तों के बीच फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं धड़ल्ले से। गाली गलौज से भी कोई परहेज नहीं। उनका ख्याल है कि वाक्य में गाली का बंद लगा कि बात में धार आई। पर बाहर के लोगों के बीच अपने को काफी साध कर चलते हैं। ज्योतिष पर अनंत विश्वास है सुकुल बाबू को। तरह तरह के नग जड़ी हुई 4 बड़ी अंगूठियां पहन रखी हैं। गले और बाजू में गंडे तावीज भी बंधे हुए मिल जाएंगे। नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना। पहले भी किसी ने पहनकर आजमाने को कहा था, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। बड़े तेज मिजाज वाला पत्थर है नीलम। माफिक न आए तो एकदम पटड़ा ही बिठा दे। लेकिन पटड़ा बैठा न पहनने से तो पहन लिया, और देखो रंग लाया। बिसु की मौत, लगता है जैसे थाली में परसकर मौका आ गया है उनके सामने। अपनी हार को जीत में बदलना है उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर। मौका तो पहले भी आया था, इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा और मौजू, पर उस समय तो अपनी पार्टी का महाभारत सुलटाने में लगे हुए थे। 62 वर्ष की उम्र में क्या कुछ नहीं झेला है सुकुल बाबू ने राजनीति में। पर इस बार का अनुभव तीबा। एक गडरिये के डंडे के नीचे कैसे सारी भीड़ें रिरियाती मिमियाती एक झंड बनाकर चल रही थीं। पर जैसे ही डंडा टूटा, आपस में ही वो मारकाट मची कि विश्वास करना मुश्किल हो गया कि ये एक झुंड की ही भीड़ें थीं। कैसी कैसी मशक्कत झेली है उन्होंने इस बार। कोई ऐसा वैसा होता तो दम तोड़ गया होता अभी तक। ये तो सुकुल बाबू ही है कि टिके हुए हैं। केवल टिके हुए ही नहीं, सबको ठिकाने लेकर टिके हुए हैं। पर मन बेहद क्षुब्ध हो गया है उनका। उन्हें खुद लगने लगा कि राजनीति गुंडागर्दी के निकट चली गई है। जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा रही हो, वहां राजनीति का ऐसा पतन। कभी कभी मन में एकदम वैराग्य जाग जाता है, पर राजनीति में जहां तक अपने को धंसा लिया, वहां से निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में एक यही तो बात है जिसे वो कभी नहीं मान सकते। पिछले चुनाव में हारकर भी मन से वे उस हार को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं कर सके। उस हार को जीत में बदलना ही है, जो भी हो, जैसे भी हो। कृत संकल्प है उसके लिए। आज सारे दिन सुकुल बाबू अपनी गोटियां ही बिठाते रहे। शाम के भाषण में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, कितने वोट खोने हैं और कितने पाने हैं। अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतते आए थे। पिछली बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी। पर इस बार कैसे आंख फेरेंगे, और आखिर क्यों फेरेंगे? बिसु सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए तो लड़ता रहा था। वे बिसु की मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से। इस पर भी लोग उनके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे? जरूर मिलाएंगे। और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर से सुगम संगीत बजने लगेगा, कम से कम उनकी अपनी जिंदगी में तो। एकाएक उनका मन बिसु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। बस एक ही डर है अब, जोरावर हुड़दंग न मचवा दे। एकदम उजड़ आदमी है बिहड़, पर पूरे गांव और पंचायत में दबदबा है उसका। सारा गांव थर्राता है उससे।
सरपंच भी तो उसका चाचा ही है। बस एक बार किसी तरह बिना किसी गड़बड़झाले के रंग जमाने को मिल जाए तो लोगों को पूरी तरह अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। बहाकर ले जाने का मतलब अब वे खूब अच्छी तरह समझ गए हैं, और बहाव की ताक भी। कुछ अरसे पहले जो आया था वो बहाव ही तो था। बहाव नहीं, बवंडर, एक जोरदार बवंडर। कुर्सियों पर बैठे सारे लोग धड़ाधड़ नीचे जा गिरे। बड़ी बड़ी हस्तियां तक नहीं टिक पाईं। उसके बाद से तो जैसे देश में बवंडरों का सिलसिला ही शुरू हो गया। आंध्र में बवंडर, दिल्ली में बवंडर, उड़ीसा में बवंडर। उस बवंडर ने इतिहास बदला तो ये बवंडर भूगोल बदलने में लगे हैं। और यदि वे बवंडर ले आए तो वो शायद उनकी किस्मत बदल देगा। एक बार जीतकर किसी तरह विधानसभा में पहुंच जाए तो फिर वहां बवंडर का सिलसिला शुरू करेंगे। जोड़ तोड़ करने की अपनी क्षमता पर काफी भरोसा है सुकुल बाबू को। फिर 70 दरों वाली खोखली नींव पर खड़े इस मंत्रिमंडल को गिराना यो भी कोई मुश्किल बात नहीं। अपने लोग जरा सा साथ दे तो बाएं हाथ का खेल है यह उनके लिए। सुकुल बाबू के भाषण की सूचना से गांव में तनाव भरा सन्नाटा तो टूटा, वरना अजीब मायूसी छाई हुई थी गांव में। जब तक बिसु की लाश गांव में रही बड़ी खलबली मची रही वहां। भीड़, बातें और भीड़ और बातें। जितने मुंह उतने अनुमान। किसने मारा बिसु को और कैसे मारा? शरीर पर कहीं भी तो चोट या प्रहार का कोई निशान नहीं। रात में अच्छा भला घर में सोया था और सवेरे पुलिया पर लाश मिली। जहां लाठी फावड़े या सीधे बंदूक से मरने मारने का रिवाज हो, वहां ऐसी रहस्यमय मृत्यु बेहद सनसनी पैदा कर रही थी सबके मन में। पुलिस वालों की ऐसी चस्ती तो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी। शायद पिछली घटना का सबक भूले नहीं थे अभी तक। इधर खबर पहुंची और तुरंत ही थानेदार साहब अपने कांस्टेबलों को लेकर मौके पर हाजिर। जाने कितने लोगों के बयान हुए। लाश सबसे पहले किसने देखी, किस हालत में देखी? विसु की पूरी जन्म पत्री खुली। कब इसने क्या कहा, क्या किया? इसकी दोस्ती, इसकी दुश्मनी, इसके मिलने जुलने वाले जिंदगी की पूरी डायरी, जो शायद विसु कभी नहीं लिखता, पुलिस लिखकर ले गई। लेकिन लाश के जाते ही एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया वहां। तनाव भरा सन्नाटा। गांव के पूरब में एक बड़ा सा अखाड़ा है जुम्मन पहलवान का, जिसमें 30-40 पट्टे लाल लंगोटे बांधकर वर्जिश करते रहते हैं रात दिन। दंड पेलना, लाठी भांजना, मुगदर घुमाना, कुश्ती लड़ना, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। शाम के समय काम से लौटते हुए लोग कुछ देर खड़े होकर तमाशा जरूर देखते। यह अखाड़ा गांव वालों के मनोरंजन का केंद्र भी है और आतंक का स्रोत भी। इसी अखाड़े की आबादी जब अपनी तेल पिलाई हुई लाठियां लेकर गांव के गली बाजारों में उतर आती है तो सारे गांव वालों को सांप संग जाता है और सबकी जीभ तालू से चिपक जाती है। जैसे ही बिस की लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, अखाड़े के ये लठैत गश्त लगाने लगे गांव में। उसके बाद लोगों के मुंह से आहें भले ही निकलती रही हूं, बात नहीं निकली। बिसु के मारने का तरीका चाहे न समझ में आ रहा हो, पर मरवाने वाले का नाम शायद सबके मन में बहुत साफ था। नाम भी, कारण भी, पर केवल मन में। बयान के समय भी जबान पर कोई नहीं लाया, बिसु का बाप भी नहीं। लेकिन आज दोपहर से ही गांव एक नई चहल पहल से भर गया है। भोंपू लगी जीप गली गली गुहारती फिर रही है। आज शाम 6 बजे हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त श्री सुकुल बाबू आप लोगों से बातचीत करने आएंगे। बिसेसर की मौत सरासर जुल्म है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए और सुकुल बाबू की आवाज में आवाज मिलाकर बिसु की मौत का जवाब तलब कीजिए। शाम 6 बजे। लग रहा था जैसे बिसु हीरा का बेटा नहीं, सुकुल बाबू का अपना बेटा है और उसकी मौत का दुख उनका अपना दुख है, जिसे बटाने के लिए वे गांव वालों से याचना कर रहे हैं। 4 बजे तक गांव एक अच्छे खासे आयोजन के लिए तैयार हो गया। मैदान में 2 तखत जोड़कर मंच बना दिया गया। मंच पर गद्दा बिछ गया, गांव तकिए लग गए। बस उस पर बिराजने के लिए सुकुल बाबू की काया की प्रतीक्षा है। कोई 100-150 नए चेहरे भी गांव में उतर आए हैं। जोरावर की ओर से कोई गड़बड़ी हो तो बचाव करेंगे, नहीं तो मजमे की संख्या ही बढ़ाएंगे। कल के अखबारों में ये तो छप सकेगा कि सुकुल बाबू का भाषण सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ी। आज कुर्सी पर नहीं है तो इससे क्या, कोई मामूली हस्ती तो नहीं सुकुल बाबू। गांव की मायूसी से मुरझाए बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें मेले जैसा मजा आ गया है। पहले जीप के पीछे पीछे दौड़ते रहे, अब कागज के भोंपू बनाकर खुद चिल्लाते फिर रहे हैं। यह मौका गमी की वजह से आया है या खुशी की वजह से, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनके लिए तो एक शगल हो गया। ठीक 6 बजे सुका बाबू की एम्बेसडर गांव में प्रवेश कर गई। समय के पाबंद है सुकुल बाबू। 2 गाड़ियां और भी आई हैं और 3 जीप। सब लोग धड़ाधड़ उतरे। पार्टी की ओर से स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार हैं कुछ लोग, पर स्वागत सूखे अभिवादनों से ही हुआ है, मालाबाजी एकदम नहीं। मौका गम का जो है, इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग मंच पर चढ़े।
सुकुल बाबू की चाल विशेष रूप से धीमी है। कुछ तो उनके शरीर का भारीपन आड़े आता है, कुछ आज का यह मातमी मौका। ऊपर चढ़कर अभिवादन की मुद्रा में उन्होंने हाथ जोड़े। नजरों ने संख्या का अनुमान लगाते हुए भीड़ के विस्तार को अपने में समेटा। मजमा ठीक ही जुड़ गया का भाव चेहरे पर संतोष की हल्की सी परत पोत गया। बस सारा आयोजन शांति से हो जाए और उनकी बात लोगों तक पहुंच जाए। इस घटना से लोगों के दिमाग जरूर उस जमीन जैसे हो रहे होंगे जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज वे ऐसी वर्षा करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से ही पड़े। मन ही मन उन्होंने उंगली में पड़े नीलम को नमस्कार किया और मत चूके चौहान के भाव से माइक संभाल लिया। बोलते अच्छा है सुकुल बाबू, विरोधी को काटने में माहिर। गला साफ करके आवाज को साधकर उन्होंने बोलना शुरू किया। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दुख तो आप लोगों पर इससे पहले भी पड़ा था और इससे कहीं अधिक बड़ा दुख था। वह दुख शब्द तो बड़ा हल्का है उसके लिए। सरेआम इतना जुलुम, ऐसा अमानुषिक अत्याचार सुना था तो तिलमिला गया था भीतर ही भीतर, और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। क्षणिक विराम। क्या दोष था इन हरिजनों का? यही न कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। गुनाह था ये, पर शायद था, तभी तो जिंदा जला दिए गए, और जिन्होंने जलाया उन पर कोई उंगली उठाने वाला तक नहीं। बेचारे बिसू ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया उसे। अब होगी किसी की हिम्मत जो चुप ही कर जाए? हो ही नहीं सकती। पुलिस गवाही लेने आई, तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सच बात कह दे। जानते हैं, सच बोलते ही गला दबा दिया जाएगा, और जहां सच का ही गला दबता हो वहां न्याय की उम्मीद की जा सकती है? भूल जाइए कि आपको कभी न्याय मिलेगा। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए सुकुल बाबू ने मजमे की ओर देखा, पर मजमा चुप बैठा था, सूने सपाट चेहरे लिए। सुकुल बाबू ने बात आगे बढ़ाई। बयान लेने का नाटक तो हो ही गया, और इस बार बहुत मुस्तैदी से भी हुआ। अब मामला गहरी छानबीन के लिए ऊंचे अफसरों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, जो कभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ही नहीं। कम से कम चुनाव तक तो नहीं पहुंचेंगे। आप लोग मरे या जिए, इन्हें तो चुनाव जीतना है हर हालत में। और चुनाव जीतने के लिए गांव के धनी किसानों के वोट भी चाहिए और पैसा भी। इसलिए अभी उनकी हर ज्यादती पर, हर अन्याय पर पर्दा डाला जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। इसलिए अच्छी तरह जान लीजिए कि इस हत्या के लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। कौन करेगा? पंचायत इनकी, पुलिस इनकी, और अब तो विश्वास हो गया होगा आपको कि सरकार भी इन्हीं की है। तब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आपको न्याय दिलाने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए कौन आएगा? सुकुल बाबू ने तैश में लिपटा हुआ प्रश्न मजमे के बीच उछाल दिया, इस उम्मीद से कि भारी प्रतिक्रिया होगी उनकी बात की, या कि उनके नाम के नारे ही लग जाएं, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बस एक कोने से बड़ी रियाती सी आवाज आई, तब बताई। हमार दुख मुला कोई नहीं जानता। कि तभी बगल में खड़े आदमी ने हाथ की लाठी को जमीन पर ठोका तो वो रियाती आवाज भी डूब गई। तब सुकुल बाबू ने आवाज को और भी ऊंचा चढ़ाकर चेतावनी देते हुए कहा, गांठ बांध लीजिए कि यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही। इसे लगाव आपसे नहीं, अपनी कुर्सियों से है, और कुर्सियों का तकाजा यही है कि अभी ऐसी बातों को गोलमोल करके ही छोड़ दो। कुर्सी और इंसानियत में बैर है। इंसानियत की खाद पर ही कुर्सी के पाए अच्छी तरह जमते हैं। मजमे में एक सिरे पर जहां नए नए चेहरे वाले लोग बैठे थे, तालियां बजने लगी। शांत रहिए, शांत रहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। उस जरा से शोर के लिए सुकुल बाबू ने ऐसे कहा जैसे भारी शोर मच रहा हो। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने, पर मैं पूछता हूं कि क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूं, मुझसे भला कैसा डर? अरे जनता ने भरोसा करके आपको कुर्सी पर बिठाया, और कुर्सी पर बैठकर आपने जो कुछ किया जनता के हित में ही किया होगा। फिर डर काहे का? काहे सफेद को काला और काले को सफेद करने में लगे हो? क्षणिक विराम। इस हारे हुए सुकुलवा से डरने की जरूरत नहीं, पर भगवान से जरूर डरो। इन बेज़बान बेगुनाहों पर इतना जोर जुलुम मत करो। मजमे में हल्की सी सुरसुराहट होने लगी तो सुकुल बाबू के चेहरे पर चमक और आवाज में तेजी आ गई। मैं मानता हूं कि हमसे गलतियां हुई, आपने दिखा दी और हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलती नहीं करती। इस सरकार ने आपकी सुख शांति उन्नति समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए, हम आश्वस्त हुए, क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। सभा एकदम स्तब्ध। सच मानिए, यदि मुझे लगता कि इस सरकार के हाथों आपका भला ही भला होना है तो आज आप लोग मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। इस सत्कार्य में दा साहब का सहयोगी न बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूं। पर बातें कुछ और काम कुछ। दिन दहाड़े के इस जुलूम को चुपचाप बर्दाश्त कर लूं, इतना गया गुजरा भी नहीं हूं। क्षणिक विराम। यह मत सोचिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ।
एक बार हारने के बाद अब हार जीत का अंतर ही मिट गया मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए कोई 25-30 आदमी मजमे में इधर उधर बिखरे हुए थे। उन्हीं में से एक बोला, तो कौन हकीम बोले रहा खड़े होने को? सुकुल बाबू सिटपिटाए नहीं, तुरंत ही जवाब पकड़ाया, तैश के साथ खड़ा हुआ हूं आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बेसू की मौत का हिसाब पूछने के लिए। बात केवल बेस की मौत की नहीं है, यह आप सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। यह मौत कुछ हरिजनों की या एक बेसू की नहीं, आपके जिंदा रहने के हक की मौत है। आपका यह हक जरा से स्वार्थ के लिए गांव के धनी किसानों के हाथ बेच दिया गया है, और यही हक मुझे आपको वापस दिलवाना है। जुलूम ने आप लोगों के हौसले तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं लगा आपकी यह लड़ाई, आखिरी दम तक लगा। आप लोग साथ देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। सुकुल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों के हमदर्द जिंदाबाद। उसी कोने में नारे लगने लगे। बाकी लोग नारे लगाने के बजाय नारे लगाने वालों को देखते रहे और लठधारी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर ठकठकाते रहे। पर मजमे में अब काफी सरगर्मी फैल गई और लोगों के चेहरे पहले की तरह सूने और सपाट नहीं रह गए। सुकुल बाबू ने आवाज और अदा बदलकर बड़ी नाटकीय मुद्रा में कहा, आप लोग मुझसे नाराज हुए, हक था आपका, पर बदले में मैं भी नाराजगी दिखाता तो गुनाह होता मेरा। कैसे भूल सकता हूं कि 10 साल तक आप लोगों का होकर रहा हूं, आप लोगों के लिए रहा हूं। हक है आप लोगों का मुझ पर और अब हक अदायगी का अवसर आया है तो ये सुकुलवा चूकेगा नहीं। चूके तो जूते मारिए उसके मुंह पर। क्षणिक विराम, मुझे दा साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, बेसू को मारने वाला हत्यारा चाहिए। तभी एक कोने में कुछ गोलमाल होने लगा। बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आई, उससे पहले ही दूसरे कोने से फिर नारे लगने लगे, और धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुकुल बाबू जिंदाबाद। और तय हुआ कि अगले सप्ताह ही कोई दिन तय करके एक जुलूस दा साहब के यहाँ जाएगा, जिसका नेतृत्व सुकुल बाबू करेंगे। मजमा उखड़ने तक लोगों में काफी उत्तेजना आ गई थी और सुकुल बाबू को लगा कि उनका तालमेल लोगों के साथ बैठ गया। बड़े संतुष्ट और गदगद से सुकुल बाबू गाड़ी में बैठे। उनके सहयोगी बिहारी भाई ने कहा, आखिर आपने रंग जमा ही दिया सुकुल बाबू। हूँ। सुकुल बाबू का मन फिर आंकड़ों में उलझ गया। जोरावर वाले दल के वोट तो गए, करीब 45% वोट हैं जोरावर के एकदम बंधे बधाए, एक नहीं फूटने का उनमें से। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे तब बात बनेगी। पर इन नीची जात वालों का कुछ भरोसा नहीं, घेर घार कर लाने पर भी कुछ तो वोट देने आएंगे ही नहीं, और जो आएंगे उनका कब रुख बदल जाए और वे फूट ले, कुछ ठीक नहीं ससुरों का। अब सारे हरिजन और बेसू की जात वाले एकजुट होकर सुकुल बाबू के साथ नहीं आए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ये भाषण। और सुकुल बाबू को लगने लगा कि गांव वालों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसी हुई नहीं। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे, बाकी लोग तो दबे सहमे से ही बैठे रहे। लाठियां लिए 10-20 लोग जो दिखाई दे रहे थे, जरूर जोरावर के आदमी रहे होंगे। उन्होंने अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं की, पर माहौल को गर्म भी नहीं होने दिया। इससे तो साले कुछ कर देते, खलबली भी मचती और मजमे का रुख अपने आप उनकी तरफ हो जाता। लगता है आतंक तगड़ा है जोरावर का, वरना अपने हित की बात पर भी ऐसे बेजान से होकर बैठे रहे। इतने बोढ़म तो अब नहीं रहे गांव वाले, बल्कि कहना चाहिए शहरियों के भी कान काटने वाली चतुराई आ रही है उनमें आजकल। पिछले साल इन्हीं ने कान काटकर रख ही दिए थे उनकी अपनी हथेली पर।